क्या हाल चाल है बच्चों, सब बढ़िया। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने फंक्शन जो है कल पढ़ा था, तो हमने फंक्शन में डोमेन पढ़ लिया, फंक्शन की डिफिनेशन पढ़ ली थी, डोमेन पढ़ लिया था, रेंज पढ़ लिया था, कोडोमेन पढ़ लिया था। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई थी। वापस से थोड़ा सा रिवाइजन करवा देता हूँ थोड़ा सा कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन होता है कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें कि सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेजेस जो है सेट बी में बननी चाहिए, और किसी भी एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं बननी चाहिए। सेट ए के किसी भी एलिमेंट की सेट बी में दो इमेजेस नहीं बन सकती। ये बात मैंने आपको बताई थी किसके दौरान, फंक्शन की डेफिनेशन के दौरान, ठीक है ना। दूसरी बात मैंने बताया था डोमेन का मतलब द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज अलाउ टू पुट इन दिस गिवन फंक्शन, दैट इज कॉल्ड डोमेन। एंड व्हाट इज द कोडोमेन? कोडोमेन मतलब हमको जो आंसर चाहिए, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन, ठीक है ना। जहां तक कि हमको दिया जाएगा कि ये कोडोमेन है, उसके अंदर हमें हमारा आंसर निकालना है ना। एक हमको सिचुएशन हमें एक ऐसा सेट दे दिया जाएगा कि इस सेट के अंदर से आपका आंसर आना चाहिए तो वैलिड होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? कोडोमेन कहेंगे। और रेंज किसको कहेंगे? जब हम इनपुट डोमेन की वैल्यूज को पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड रेंज। ओके, तो यहां तक की बातें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके। आज आगे बात करते हैं इक्वल फंक्शन। नाम समझ में आ रहा है कि इक्वल फंक्शन किसे कहा जाएगा, ठीक है। ऐसे दो फंक्शन देखो, स्टेट क्या इसकी डेफिनेशन है। इफ टू फंक्शन f and g is said to be equal function if, अब तीन कंडीशन आएगी। पहली कंडीशन, दोनों के डोमेन इक्वल हो जाए। f का जो डोमेन है वो g के डोमेन के इक्वल हो जाए। दूसरी बात, f का जो कोडोमेन है वो g के कोडोमेन के इक्वल हो जाए। और तीसरी कंडीशन, fx इज इक्वल टू gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कॉमन डोमेन ऑफ f एंड g। तो दोनों के कॉमन डोमेन में दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये इक्वल फंक्शन हम किसे कहेंगे? ऐसे दो फंक्शन आपस में इक्वल फंक्शन कहलाएंगे जब दोनों फंक्शन की डोमेन जो है आपस में इक्वल हो जाए, दोनों के कोडोमेन आपस में इक्वल हो जाए, और जो आपके डोमेन निकला है ना, दोनों कॉमन डोमेन है, उसमें दोनों जो फंक्शन है वो डिफाइन होने चाहिए। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है कि नहीं है? एकदम क्लियर हो गई मेरी बात? तो इक्वल फंक्शन क्लियर, हाँ क्या ना? चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इक्वल फंक्शन के ऊपर ही। अब हमको दो सेट दे रखे हैं। एक सेट हमको दे रखा है ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2, बी सेट है 3,6, और फंक्शन f इस तरीके से डिफाइन है a to b। अच्छा, मैंने आपको ये कल मैंने एक बात बताई थी कि ये जो होता है फंक्शन कैसे में डिफाइन है a to b में, ये क्या होता है? इसका डोमेन होता है। a जो होता है डोमेन होता है, और b जो है ये वाला यहाँ जो लिखा जाता है वो डोमेन, और यहाँ जो लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? कोडोमेन कहते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, है ना। एंड जी आपको दे रखा है, जी भी डिफाइन है, ए से बी में डिफाइन है, जी भी ए से बी में डिफाइन है। एफ एक्स आपको दे रखा है x² + 2, जी एक्स आपको दे रखा है 3x। चेक करना है कि ये इक्वल फंक्शन है या नहीं। तो इक्वल फंक्शन है या नहीं है, तो इक्वल फंक्शन होने के लिए मैंने अभी आपको तीन कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन क्या है? दोनों के डोमेन चेक करो, चेक डोमेन। एफ का डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ f क्या है? a है। डोमेन ऑफ g क्या है? a है। तो आपस में इक्वल है कि नहीं? तो पहली कंडीशन तो साहब क्लियर। दूसरी कंडीशन क्या है कि g का जो है कोडोमेन और f का जो है कोडोमेन आपस में इक्वल होना चाहिए। क्या आपस में इक्वल है? हाँ साहब, आपस में इक्वल है। तो ये वाली कंडीशन भी चेक। तीसरी कंडीशन कि जो आपको दे रखा है ना, जो आपको ये कोड डोमेन जो दे रखा है,
क्या इसमें ये दोनों फंक्शन जो हैं लाई कर रहे हैं, दोनों फंक्शन जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। ऐसा तो नहीं कही कि कोई फंक्शन की कोई वैल्यू छोड़ रहा है, तो चेक कर लेते हैं। तो अगर आप चेक करेंगे एफ ऑफ 1 तो उसकी वैल्यू आएगी 1 स्क्वायर प्लस 2 यानी 3। एफ ऑफ 1 की वैल्यू, एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको आएगी 2 स्क्वायर प्लस 2 यानी 6। ठीक है, अगर अब आप g के लिए बात करेंगे, g ऑफ 1 निकालेंगे तो आपको आएगा 3 1 जा 3 और g ऑफ 2 निकालेंगे तो आपको आएगा 3 2 जा 6। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो जो कॉमन डोमेन है ना इनका, जो a है, क्या उसमें दोनों की वैल्यू हर एक एलिमेंट पर सेम आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ साहब आ रही है, हाँ साहब आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों फंक्शन हैंस एफ एक्स जो है वो इक्वल है जी एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गई मेरी बात? तो इस तरीके से जो है आप ये चेक कर सकते हो। चलिए कॉपी करिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो आगे की बात स्टार्ट करते हैं, काइंड्स ऑफ फंक्शन पे बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन किसे कहा जाएगा? ठीक है, पहले तो समझ लेते हैं कि कितने टाइप है वन वन फंक्शन। मैनी वन, वन वन को इंजेक्टिव भी कहा जाता है, मैनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन जिसको सर्जेक्टिव भी कहा जाता है, वन वन ऑन टू फंक्शन जिसको बाइजेक्टिव कहा जाता है, कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन। ये 7 टाइप के फंक्शन जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन वन फंक्शन की। अब वन वन फंक्शन कैसे कहा जाएगा, जिसको हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया है कि इंजेक्टिव यानी वन वन फंक्शन कैसे कहते हैं। वापस से बताता हूं। लेट एफ इज अ फंक्शन ए टू बी में डिफाइन है, ठीक है ना, एज वन वन if each element of B have unique pre-image in set A। ठीक है बेटा, क्या बोला मैंने कि वन वन फंक्शन किसको कहेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन किसको कहेंगे, कि वो फंक्शन जिसमें जो बी के एलिमेंट है ना, बी के एलिमेंट है ना, उनकी प्री इमेज जो बनेगी ए में वो यूनिक होनी चाहिए। मतलब सामान्य से भाषा में ये कह रहा हूँ कि सेट ए के जो एलिमेंट है उसका सेट बी के एलिमेंट में सिंगल रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेट बी में 2 एलिमेंट का सेट ए के किसी एक के एलिमेंट से रिलेशन हो, ठीक है ना। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, वन वन फंक्शन कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में इसको डिफाइन करता हूँ, एफ एक्स फंक्शन है ए से बी में, इसको वन वन कब कहा जाएगा, जैसे मैंने बोल दिया। एक एग्जांपल चलो ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x ले लेते हैं, और एफ एक्स जो डिफाइन है वो नेचुरल से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, ठीक है ना बेटा, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, ठीक है ना। तो अगर आप इसका मैं इमेज बनाऊंगा तो देखो x की वैल्यू जब मैं 1 रखूंगा तो इधर आएगी 2 पर छूटेगा, हाँ चलो ठीक है, कोई इधर 1 2 अभी ठीक है, एकदम क्लियर है, ठीक है ना। 1 हटा दिया मैंने, क्योंकि अगर मैं 1 नहीं हटाऊंगा ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे और भी नंबर चल रहे हैं। नहीं यार, एक काम करते इसको एन ही रहने देते, कोई एक काम करते इसको चेंज करके 2n कर देते हैं, जहाँ पर n बिलोंग्स टू n कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये प्रॉपर डिफाइन हो गया। तो 1 2 2 का 4 4 3 का 6 4 का 8 5 का 10 6 का 12 और ऐसे नंबर जा रहा है। देखो ध्यान से देखो, तो हर एक एलिमेंट जो सेट ए में लिखा गया है उसकी एक यूनिक इमेज बन रही है सेट बी में, या यूं कहूं कि सेट बी में जो एलिमेंट है उसकी एक यूनिक प्री इमेज है ए से। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गई मेरी बात? तो ये क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा,
समझ में आई मेरी बात? हाँ है ना? वापस से बोलना चाहता हूँ कि एक फंक्शन कब होगा 1 1, जब सेट ए के सारे एलिमेंट की यूनिक इमेजेस होगी सेट बी में। वो तो होती है, वो तो फंक्शन की डिफाइन है। तो इसकी डिफाइन क्या है कि सेट ए के में सेट बी में जितने भी एलिमेंट है ना, उनकी प्री इमेजेस होगी सेट ए में। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं है? एकदम क्लियर? यस और नो? समझ में आ गई मेरी बात? चलो ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? 1 1 फंक्शन कहेंगे। ठीक है, और कोई एग्जांपल और दे देते हैं। देखें, मैंने एक एग्जांपल ले लिया और भी डायग्राम बना करके जस्ट मैपिंग से समझा देता हूँ। इधर ए बी सी, इधर ए बी सी, ये एक है फंक्शन। तो क्या ये 1 1 है? तो हाँ साहब, ये 1 1 है। ए बी सी 1 2 3, क्या ये 1 1 है? नो, ये 1 1 नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी 2 प्री इमेजेस बन रही है, 2 की 2 प्री इमेजेस बन रही है, इसलिए ये 1 1 नहीं होगा। बात समझ में आया? इसकी 2 प्री इमेजेस बन रही है, इसलिए ये 1 1 नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये वाली बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हाउ टू चेक अ फंक्शन इज 1 1। यहां तक की तो बात समझ में आ गई, बट हम ये कैसे चेक करेंगे कि एक फंक्शन जो है 1 1 है? अब 1 1 चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ मेथड्स है। पहली मेथड है, 3 मेथड वैसे, पर पहली मेथड मैं आपको बता रहा हूं कि चेक हमको करना है, फिर समझ लीजिए क्या करना है। चेक एफ एक्स इज 1 1 और नॉट। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे, लेट, और ये जो फंक्शन है वो डिफाइन है, फंक्शन जो है वो ए से बी में डिफाइन है। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए। 2 एलिमेंट ले लो जो उसके डोमेन में बिलोंग करते हैं, और ये मान के चलो, दूसरा काम क्या करो, लेट और क्या मानो कि x1 जो है x2 के बराबर है। ठीक है, मान के चलो, और पुट कर दो किसमें? पुट एफ एक्स, पुट इन एफ एक्स। दोनों को एफ एक्स में पुट करो, और पुट करने के बाद अगर रिजल्ट में सॉल्व करो, पुट करने के बाद क्या करो, इसको सॉल्व करो। मतलब आपको एफ एक्स 1 को सॉल्व करना है और एफ एक्स 2 को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद चेक करो कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो 2 कंडीशन हो सकती है, क्या तो इक्वल होगा, पहली केस कंडीशन, पहला केस क्या हो जाएगा कि इक्वल हो जाए, या दूसरा केस क्या हो जाए, नॉट इक्वल आ जाए। पहला केस तो क्या हो जाए कि दोनों इक्वल आ जाए, दूसरा केस क्या हो जाए, दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर दोनों इक्वल आ जाए, अगर इक्वल लेकर के चले और इक्वल आ जाए, तो बोल देना यस इट इज 1 1, और नहीं आए तो नो, नॉट 1 1। समझ में आया कि नहीं? पहली मेथड क्या कहा है मैंने? पहली मेथड मैंने क्या कही कि आपको इसमें 2 एलिमेंट मानने हैं, और अगर पुट करने के बाद दोनों की ही वैल्यू सेम आ जाए, फंक्शंस की वैल्यू आपस में सेम आ जाए, तो आपको बोल देना वो जो है फंक्शन क्या है, 1 1 है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं आप। एक तरीका तो ये अपना सकते हैं, दूसरा तरीका क्या आप लोग अपना सकते हैं? दूसरा तरीका आप ये अपना सकते हैं कि ये 2 फंक्शन, 2 वैल्यू मान ली, x1 और x2 किसमें? ए में, और ये भी मान ले कि x1 जो है वो इक्वल नहीं है x2 के। फिर क्या करें? पुट इन एफ एक्स, तो आपको एफ एक्स 1 मिलेगा और एफ एक्स 2 मिलेगा। जैसे दोनों मिलेगा, अब आपने पुट कर सॉल्व करो, देन सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद चेक करो। तो 2 कंडीशन है। पहली बात तो क्या आएगा, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 आ जाए, और एफ एक्स 1 इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स 2 आए। अगर इक्वल आ जाए तो मना कर दोगे, नो इट इज नॉट 1 1। इक्वल आ जाए तो बोल दो यस इट इज 1 1। इसमें मना कर देना। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, मैंने अभी आपको एक बात बोली कि 1 1 फंक्शन किसको कहेंगे? जिसमें हर एक की एक प्री इमेज फिक्स होगी। सेट बी में जितने भी एलिमेंट जो हैं उनकी प्री इमेज ए में फिक्स होगी। अब आपने अगर यहाँ से 2 वैल्यू उठाई, सेट ए से 2 वैल्यू उठाई, है ना, डोमेन में से 2 वैल्यू उठाई, और दोनों वैल्यू को इस पर पुट किया, दोनों वैल्यू अगर सेम है तो सेम आंसर देगी ना।
हाँ क्या, तो 1 1। अगर सेम आंसर नहीं दे रही है तो क्या बोल दोगे, इट इज नॉट अ 1 1। या उल्टा कर लो, अगर दो आपने अलग अलग वैल्यू ली सेट डोमेन से इसके, और आपने सॉल्व किया और दोनों अलग अलग वैल्यू आ रही है और दोनों जो है बी में डिफाइन हो रही है, तो आप बोल देना क्या है कि ये 1 1 है। समझ में आया कि नहीं आया कि दो नॉट इक्वल वैल्यू ले लो तो एक मेथड तो ये होगा, एक इससे पहले वाली मेथड होगी, ये दोनों एक ही मेथड के अंदर इंक्लूडेड है कि आपने x1 जो है x2 के अगर आपने इक्वल ले लिया तो आगे सॉल्व करने के बाद fx1 और fx2 अगर इक्वल आ जाए तो आप बोल देना कि ये फंक्शन 1 1। या फिर आपने क्या बोला, x1 x2 के इक्वल नहीं है ये मान के चालू किया आपने और आगे सॉल्व करते गए और सॉल्व करने के बाद आपको मिला कि fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, तब भी बोल देना कि ये 1 1 है। बात समझ में आ गई ना, मतलब जिस जहां से शुरू कर रहे हैं, अगर आप नॉट इक्वल से शुरू कर रहे हो तो नॉट इक्वल पे 1 1, और अगर आप इक्वल टू से शुरू कर रहे हो तो इक्वल टू पे 1 1। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, एकदम क्लियर। कॉपी करो इस बात को, आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसी पर क्वेश्चन लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा 1 1 पर, और उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि लेट fx एक दे रखा है 3x³ + 5 और x बिलोंग्स टू r, मतलब x बिलोंग्स टू r का मतलब सीधा समझ में आएगा डोमेन इसने को दे रखा है, चेक करना है कि ये 1 1 है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन देखिएगा जरा। सॉल्यूशन, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, x1 और x2 क्या करा मैंने इसके डोमेन से ले लिया, और क्या कहा अब हम जो काम करने वाले, अब हम लोग क्या करने वाले, लेट ये भी मान लिया कि fx1 जो है वो fx2 के इक्वल है, ये भी मैंने मान लिया, दोनों की वैल्यू रख देते हैं। जैसे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x1 का क्यूब + 5, 3x2 का क्यूब + 5, 5 से 5 क्या हो गया कैंसल, 3x1 का क्यूब 3x2 का क्यूब, ये इससे कैंसल आउट हो गया, और आगे जाकर देखोगे तो आप x³ और x2 का भी क्यूब मिलेगा। ध्यान से देखो तो x1 x2 के क्या हो गया, इक्वल हो गया, और जैसे ही इक्वल हुआ तो आप लोग क्या कह दोगे कि साहब ये तो इक्वल हो रहा है, और जैसे ही इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब मैंने क्या बोला था उधर कि x1 x2 इक्वल ले लिया अगर आपने, और आपने सॉल्व करके fx1 fx2 ले आओ, या इसका रिवर्स प्रोसेस भी आप लोग कर सकते हैं कि fx1 fx2 इक्वल कर दो मान करके, आप x1 x2 अगर आप आपस में आप इक्वल ले आए तब भी ये जो फंक्शन होगा 1 1 कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये वाली बात, क्या मेरी बात समझ में आई। हाँ क्या अगर नॉट इक्वल्स टू वाली मेथड से करना है तो वो भी देख लो जरा, लगे हाथ, वही यहीं पर मान लेंगे लेट fx1 इज नॉट इक्वल्स टू fx2, तो 3x1 का क्यूब + 5, 3x2 का क्यूब + 5 इक्वल नहीं है, 3 से 3 भी उड़ गया, x1 जो है नॉट इक्वल्स टू x2। हाँ क्या ना, तो दोनों ही मेथड से समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को कि क्या यह फंक्शन 1 1 है, तो अपन बोल देंगे यस fx इज क्लियर हो गई मेरी बात। पहली मेथड समझ में आ गई, क्या बोला मैंने पहली मेथड में, आपको वापस याद दिला दूं, मैंने बोला कि x1 x2 आप इक्वल मान लो और सॉल्व कर करके fx1 fx2 ले आओ, या रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हो कि लेट ये मान लो और ये ले आओ, ये मान करके ये ले आओ, या यहां से शुरू करके यहां खत्म कर दो, दोनों ही कंडीशन में बात सेम है। इसमें भी हम वही कर सकते हैं ना, fx1 और fx2 अगर आपने इक्वल मान दिया, दोनों को सॉल्व किया, इसकी और इसकी वैल्यू, और अगर आपस में इक्वल fx1 और fx2 की वैल्यू अगर आपस में इक्वल आ रही है तो बोल देना कि हाँ भाई हो रहा है। पहली मेथड, इसी के अंदर दूसरी मेथड क्या है कि ये मान लो कि fx1 जो है नॉट इक्वल्स टू fx2 है, और सॉल्व करके ये प्रूव कर दो कि x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, तब भी ये क्या होगा 1 1 फंक्शन होगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। चलिए, तो 1 1 प्रूव करने की हमने अभी एक मेथड सीखी जिसको एनालिटिकल मेथड कहते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके आंसर निकाला जाता है, ठीक है ना। तो एनालिटिकल मेथड हमने समझ ली। 1 1 निकालने की 3 मेथड मैंने बोला था आपको है, पहली एनालिटिकल मेथड जिसमें आप वैल्यू पुट करते हो और एनालिटिक मतलब सॉल्यूशन मैथ्स लगाते हो, कैलकुलेशन लगाते हो और आप आंसर निकालते हो, ठीक है, और चेक करते हो। एक मेथड तो ये, दूसरी मेथड है बेटा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकली मेथड क्या होती है कि जिन फंक्शन के ग्राफ आपको पता है, जिन फंक्शन के आपको ग्राफ
पता है। उनमें हम लोग क्या करने वाले हैं, उनमें हम करने वाले हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे ग्राफिकल मेथड में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और अगर हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो उस ग्राफ को मोर देन वन जगह पर इंटरसेक्ट कर देगी तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, मैनी, मतलब 1 1 नहीं होगा। अगर सिंगल बार टच करेगा तो वो 1 1, अगर मोर देन वन टाइम टच करेगा तो वो क्या हो जाएगा, मैनी 1। तो इससे 1 1 और मैनी 1 भी क्लियर हो रहा है। जो फंक्शन 1 1 नहीं होता वो क्या होता है अपने आप में, मैनी 1 होता है। समझ में आया कि नहीं है मेरी बात? तो ग्राफिकल मेथड में क्या बोला मैंने कि वी ड्रॉ पैरेलल line to the x-axis and these line intersect functions या ग्राफ, then अगर वो इंटरसेक्ट कर जाए तब then graph at ones, then fx is 1 1, then function is 1 1. Otherwise function is many 1. देखो 1 1 से ही क्लियर हो गया। एनालिटिकल मेथड में भी अगर आपका fx1 fx2 के इक्वल आ जाए, मान करके अगर आप x1 x2 इक्वल नहीं आ रहा है, उल्टा हो जाए ना, अगर fx1 और fx2 इक्वल या fa और fb इक्वल लेकर के आपकी a और b अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो मतलब वो कौन सा 1 1 नहीं है, मतलब क्या है, मैनी 1 है। क्लियर हो गया? इसी प्रकार ग्राफ में भी यही कहानी कह रहा हूं मैं। जैसे मैंने ग्राफ लिया y इज इक्वल टू x का 3x का ले लेते हैं, ये ग्राफ बनाया मैंने, रैंडम रफ डायग्राम है भैया, तो ऐसा नहीं कि सर आपने एग्जैक्ट क्यों नहीं बनाया। ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, सॉरी 3x का ग्राफ है, ठीक है। और इसको मैंने क्या बोला, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। ये पैरेलल लाइन जो है ड्रॉ होने के बाद इस ग्राफ को का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके साथ अगर से एक ही है तो फंक्शन क्या है, fx, यानी फंक्शन is 1 1, ठीक है ना। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओ। क्या होता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, कुछ एस टाइप का होता है। अगर ये भी ध्यान से देखोगे तो ये कितनी, एक ही बार कट कर रहा है, तो ये भी क्या है 1 1। अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या y इज एक्स स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ लूँ तो कुछ इस टाइप का बनने वाला है, हाँ क्या ना। और ये ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन पर कितनी जगह कट हो रहा है, एक लाइन पर 2 जगह कट हो रहा है, एक यहां पर और यहां पर, तो ये कौन सा हो जाएगा, मैनी 1। तो जिनके भी ग्राफ आपको पता है वो सब क्या है, उनको सबको आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में? एक और मजे की बात सुनना आप, यहाँ पर जितने भी पीरियोडिक ग्राफ होते हैं, जो पीरियोडिक जिनमें रिपीटेशन होता है, ऐसे ग्राफ जिनमें रिपीटेशन होता है, जैसे साइन एक्स का ग्राफ अगर आप ध्यान देखो तो 0 से पाई में चलते, 0 से लेकर के 2 पाई में चलते हैं, फिर 2 पाई से लेकर के 4 पाई में वापस रिपीट होता है, हाँ क्या। तो पीरियड है ना उसका, इस पीरियड में वापस चलेगा। तो ये जितने भी पीरियोडिक ग्राफ होते हैं, जितने भी पीरियोडिक फंक्शन, बताऊंगा आगे क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन, तो वो सब के सब क्या होते हैं मेरे बच्चों, मैनी 1 होते हैं, वो 1 1 नहीं होते, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन में बात करूं मैं, तो पॉलिनोमियल में जितने भी ऑड पावर के जो फंक्शंस है, जितने भी ऑड पावर के जो फंक्शन है वो सब क्या होंगे मेरे बच्चों, ऑड पावर वाले। जितने भी ऑड पावर वाले फंक्शन जो है वो 1 1 होंगे, और जितने भी इवन पावर वाले फंक्शन है वो क्या होंगे, अपने आप में मैनी 1 होंगे, क्योंकि उनका ग्राफ कहीं ना कहीं सिर्फ 2, अगर इवन पावर है तो नेगेटिव वैल्यू भी लेगा, पॉजिटिव वैल्यू भी लेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वो मैनी 1 हो जाएगा। या मॉडुलस फंक्शन आगे पढ़ाऊंगा, मॉड फंक्शन किसको कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहा जाता है। वो उसका ग्राफ कैसा होता है, उसका ग्राफ वी शेप का होता है, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो वो भी क्या होगा, मैनी 1 होगा। और आगे जैसे जैसे अपन ग्राफ को पढ़ते चले जाएंगे, जब जैसे जैसे फंक्शन की ओर डिफाइन करते हुए जाएंगे, मैं आपको बताते चले जाऊंगा। तो क्या 1 1 आपको समझ में आया, मैनी 1 भी 1 1 और मैनी 1 समझ में आ गया हाथों हाथ। चलिए अब आगे चलते हैं तीसरी मेथड के ऊपर, ये वाली बात समझ में आ गई, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं।
तो चलिए बच्चों तीसरी मेथड के बारे में बात करते हैं, 1 1 निकालने की, मतलब 1 1 मैनी 1 दोनों एक साथ ही चल रहे हैं। तो तीसरी मेथड जो है इसकी वो है डिफरेंशिएशन मेथड। डिफरेंशिएशन मेथड क्या कहलाती है? तो डिफरेंशिएशन मेथड हमको ये कहती है कि एक फंक्शन f जो है वो a से b में डिफाइन है। अब इफ f डैश x अगर वो पॉजिटिव हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, अगर ये पॉजिटिव हो जाए या फिर ये नेगेटिव भी हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, देन फंक्शन इज 1 1। ये क्लियर कट पता होना चाहिए कि तो वो पॉजिटिव हो या कि वो नेगेटिव हो। जो फंक्शन की जो डोमेन दे रखा ना उसमें ये क्लियर कट होना चाहिए कि तो फंक्शन वो क्या हो, कि तो वो पॉजिटिव होना चाहिए f डैश x या फिर वो नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर ये हो, ऐसा नहीं हो कि पहले पॉजिटिव हो रहा है फिर नेगेटिव हो रहा है। और यहां पर एक और ध्यान रखना है कि इसमें इन दोनों केस में f डैश x की वैल्यू 0 जहां होगी उसको आपको निकालना पड़ेगा। और एक और बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि f इज कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यू फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं? लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी आगे जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, तो फिर ये किसी काम की नहीं है। बट जिन बच्चों ने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, जिनको बेसिक पता है, उनके लिए ये वाली बात है, ठीक है। तो ये वाली बात इसको आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर f डैश x 0 हो गया इसका मतलब वो फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं होगा। समझ में आया? वो फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन वाली मेथड क्लियर, 3 मेथड हमारे पास अवेलेबल हो गई। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पर क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन ले लिया, इफ f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस x प्लस 1 आपको दे रखा है, जहां पर x बिलोंग्स टू R है। चेक f(x) इज 1 1 और नॉट यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड। डिफरेंशिएशन मेथड का यूज करके क्या बताना है हमको कि ये फंक्शन जो है 1 1 है या नहीं। सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं साहब। आओ साहब, f डैश x 3x² प्लस 1, और आप जानते हैं ये f डैश x है, और आप जानते हैं कि x² हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, या x² की मिनिमम वैल्यू भी कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। 3x² की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि किसी भी स्क्वायर जो है x² जो आपके पास कोई भी जो वेरिएबल है वो अगर स्क्वायर लगा है उसके ऊपर तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। तो 3x² की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। और 0 प्लस 1 क्या हो रहा है? 1। मतलब ये, और अपने आप में बाकी सारी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब क्लियर क्या हो गया? क्लियर कट f(x) क्या है यहां पर? पॉजिटिव। और अगर f(x) अगर क्लियर कट पॉजिटिव है देन फंक्शन इज 1 1। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गई मेरी बात? एक और चेक कर लेते, ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते। मैं फंक्शन चेंज कर रहा हूं, फंक्शन कर रहा हूं sin x और x बिलोंग्स टू R रख रहा हूं। अब मजा आएगा, चेक करो कि क्या 1 1 है या नहीं यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड। तो जिनको sin x का डिफरेंशिएशन आता है वो जानते हैं sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अब मजा आएगा, क्योंकि cos x की वैल्यू अगर आप x बिलोंग्स टू R में देखो तो cos x की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। ध्यान से देखो, ग्राफ बना के दिखा देता हूं। यहां से चालू होती है, थोड़ा सा इधर आ जा भाई। तो अगर मैं आपको ये कहूं, ध्यान से देखना इस वाली बात को, हाँ, अगर मैं कहूं कि यहां से चालू हो रहा है आपका फंक्शन, यहां से 0 से लेकर के π/2 तक तो पॉजिटिव है cos x की वैल्यू। उसके बाद π/2 से पाई तक नेगेटिव आ रही, फिर पाई से मतलब π/2 से
3π/2 तक क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, हाँ या ना, फिर वापस पॉजिटिव आ रही है, तो फ्लक्चुएट करेगी नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो क्या आप इसके बारे में कोई स्टेटमेंट दे सकते हो कि क्या ये पॉजिटिव है, ये डैम श्योर बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते। क्या डैम श्योर नेगेटिव है, ये भी नहीं बोल सकते आप, जब ना तो ये नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव, जो कि डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r है, तो x बिलोंग्स टू r में तो ये फंक्शन क्या है, देन fx इज नॉट 1 इन x बिलोंग्स टू r, तो ये इसमें क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। पर अगर मैं इस क्वेश्चन में x की कुछ वैल्यू रख दूं, अगर मैं डोमेन यहां पर चेंज कर दूं, सिर्फ डोमेन चेंज कर रहा हूं बच्चों, x बिलोंग्स टू मैंने कह दिया 0 से लेकर के π/2, 0 से लेकर के π/2 तक कह दूं मैं, तो ध्यान से देखना, अब 0 से लेकर π/2 तक की कौन सी बात हो जाएगी, तो सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक की बात हो रही, ये वाली बात हो रही, सिर्फ ये जो रेड कलर से मैंने फंक्शन बनाया है। और इसमें आप बोल सकते हो कि सब यहां से लेकर के यहां तक में ये क्या हो रहा है, डेफिनेटली पॉजिटिव है, cos x की वैल्यू क्या है, डेफिनेटली पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2, 0 से π/2 के बीच में डेफिनेटली ये क्या है, पॉजिटिव। तो उस कंडीशन में fx क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, x बिलोंग्स टू 0 to π/2। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ क्या ना। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डोमेन बहुत बड़ा रोल अदा करता है, इसीलिए मैंने जब इससे पहले वाला लेक्चर बोला तो मैंने एक बात बोली थी कि डोमेन भैया बहुत ज़रूरी है, डोमेन कोडोमेन रेंज, इनके ऊपर पूरी पिक्चर टिकी हुई है। अगर डोमेन आप डोमेन कोडोमेन आपको चेंज कर देना तो आपकी हिम्मत नहीं क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओ। मतलब क्वेश्चन है आपको दिख रहा सिंपल से, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखता हूँ एक एग्जाम्पल के रूप में, तो डोमेन की इतनी बड़ी वैल्यू, डोमेन कोडोमेन की इतनी बड़ी वट है, मैंने एक y इज इक्वल्स टू 2x + 3 ले लिया, fx लिख देता हूँ, fx इज इक्वल्स टू 2x + 3 ले लिया, और f जो है डिफाइन कर दिया नेचुरल नंबर से इरेशनल में, ठीक है। अब डोमेन तो आपको मालूम पड़ेगा नेचुरल नंबर, कोडोमेन आपको पता, रेंज बताओ कितनी होगी इसकी, बताओ, कमेंट करना मुझे रेंज कितनी आएगी इस फंक्शन की। सारा खेल डोमेन कोडोमेन रेंज पर है, अगर आपने इस पर मास्टरी कर ली तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताना कि ये इसका जो रेंज है वो क्या होगा, फिर किसी दिन मैं इसका आंसर चलती क्लास में बता दूंगा। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? इसमें वही डोमेन महत्वपूर्ण है। अगर डोमेन मैंने 0 से लेकर के π/2, अच्छा अगर आप sin x का भी ग्राफ देखो ना, अगर आप sin x का भी ग्राफ देखो साहब, तो sin x का भी ग्राफ देखो, 0 से लेकर के π/2, 0 ये π/2, तो सिर्फ 0 से लेकर के π/2 तक अगर आप ग्राफ बनाओ ये वाला, तो इतने से ग्राफ में sin x क्या है, 1 1 है। समझ में आया कि नहीं आया, 1 1 है, ठीक है। अच्छा अगर आप ये नहीं बता पा रहे हो कि वो 1 1 है, मतलब अगर आप f' की वैल्यू, मैंने आपको जैसे बताया 1 1 में, कि अगर fx की वैल्यू ना आप ये कह पाओ कि ये पॉजिटिव है, ना ये कह पाओ नेगेटिव है, तब आप ये कह देना कि साहब मजे की बात है कि साहब ये मिनिमम फंक्शन है। जैसे अभी अपन ने किया cos x की वैल्यू, जब अगर इसका x बिलोंग्स टू r डोमेन में बात करूं, तो आप ये नहीं कह सकते ना कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तब आप क्या कहोगे, ये फंक्शन क्या है, मिनिमम है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, चलो आगे चलते हैं, कॉपी करिए इसको। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अगली बात वो है मिनिमम। 1 1 फंक्शन समझ में आ गया, अब मिनिमम वैसे समझ में आ ही गया मिनिमम भी, पर फिर भी लिखवा देता हूं कि मिनिमम फंक्शन किसे कहेंगे। नाम में समझ में आ रहा है, अ फंक्शन विच आर नॉट 1 1 then it is called minimum। इसमें इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा इवन फंक्शन, ठीक है ना, इवन पावर वाले में जितने भी फंक्शन हैं, ठीक है। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
चौथा पीरियोडिक, ये सब क्या है, मेनी वन फंक्शन है, समझ में आ गया। मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी क्या है, मैनी वन फंक्शन से, ठीक है ना। और बस और भी बहुत है, समय आने पर बताते चले जाएंगे, ठीक है जी। चलें आगे। ये होता है मैनी वन फंक्शन। अगर लाइन टेस्ट की बात करें, ग्राफिकल मेथड पे बात करें, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट एफ एक्स ग्राफ मोर देन वन प्लेस, एक से ज़्यादा प्लेस में इंटरसेक्ट करेगी तो क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, फिर कॉपी करो इसको। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। अगली बात, एफ एक्स आपको दे रखा है आर टू आर, जहाँ पर एफ एक्स आपको एक फंक्शन है जो कि डोमेन रेंज, आप डोमेन और कोडोमेन दे रखा है रियल से रियल नंबर में, और ये फंक्शन है। तो चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं। अब कैसे चेक करेंगे कि ये 1 1 है या नहीं है, सिंपल सा तरीका, दो मेथड है, तीन मेथड है हमारे पास। पहली मेथड है एनालिटिकल मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, fx1 और fx2 को आपस में इक्वल मान करके सॉल्व करते हैं और x1 x2 इक्वल ले आते हैं। अगर इक्वल आ गई तो बोल देना साहब है, और नहीं आ रही तो मना कर देना नहीं है। दूसरी मेथड है ग्राफिकल मेथड, तीसरी मेथड है डिफरेंशिएशन वाली मेथड। तो ग्राफिकल, तो अब आप इसका ग्राफ तो बना नहीं पाओगे, मुझे भी पता है नहीं बनेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं इसको, डिफरेंशिएशन से भी करके दिखाऊंगा और एनालिटिकल से भी करके दिखाऊंगा। तो पहले मैं इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं एनालिटिकल से। सॉल्व, पहली मेथड है एनालिटिकल मेथड। क्या करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, डोमेन ना, आर इसका डोमेन है, आर जो है इसका डोमेन, इससे बिलोंग करना चाहिए। मैंने यार x1 x2 दिखने में बहुत घिस-पिस दिखता है, इसलिए मैंने ए बी मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ऑल्सो लेट, क्या माना, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। मैं चाहूँ तो x1 x2 के साथ भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, पर मैंने ए और बी रख लिया ताकि ठीक है, बस मजा आना है, ठीक है। चलो तो आप ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 7 अपॉन ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू, थोड़ा फंक्शन को मैं थोड़ा आसान इजी बना ले क्या, हाँ थोड़ा उसका डिवाइड लगा लेते हैं ताकि फंक्शन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। फंक्शन थोड़ा बड़ा दिख रहा है, मल्टीप्लाई करने में परेशानी होगी, क्या कहते हो। चलो अब इसी को ले देते हैं, बी स्क्वायर प्लस 4 इसी में कर देते हैं। क्या करें कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और बचे हुए पार्ट को अलग कर दिया, यानी 3a प्लस 1 चला गया, 6 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। इधर भी वही किया, बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 अलग कर दिया और 3b प्लस 6 अलग कर दिया, बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 बचा दिया। अलग अलग किया, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 3a प्लस 6 और ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। इधर भी हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 प्लस 3b प्लस 6 बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1। ये आपस में कैंसिल हो गए, 1 आ गया, ये भी आपस में कैंसिल हो गए, 1 आ गया, ठीक है। तो 1 प्लस, अच्छा यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकल रहा था, a प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, इधर 1 प्लस 3 कॉमन, b प्लस 2 और नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1।
आगे चलते हैं, ये 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, और ध्यान से देखो तो 3 से 3 भी उड़ा दूं क्या, ठीक है ना। तो क्या बचा, इधर बचा a+2 अपॉन a² प्लस a+1, और इधर जो बचा b+2 b² प्लस b+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। चलो फिर जैसा कहे, b² प्लस b+1 b+2 a² प्लस a+1। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ab² ab 2b² गलत कर दिया, ab² ab प्लस a 2b² 2b प्लस 2, इधर हो जाएगा ba² ab प्लस b प्लस 2a² प्लस 2a प्लस 2, ठीक है ना। 2 से 2 कट रहा है, ए बी से ए बी कट रहा है, और कुछ बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा। तो अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी कर देंगे, इस b को उठा के दे लिया है, और क्या करें, ये आ गया। दूसरा a² b ab² माइनस ba² कर दिया, ठीक है। और तीसरी बात जो है वो हमने करी 2b² माइनस a², और चौथी बात हमने करी 2b माइनस a इज इक्वल टू 0। क्या किया, a और b को साथ में लिया, a माइनस बी, इसको और इसको साथ में ले लिया, इसको उठा के जब नेगेटिव लिया, तीसरा इसमें से और इसमें से कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिया, तो b² माइनस a², और इन दोनों इसको उधर भेज करके इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब मजे की बात, a माइनस बी यहाँ से बच रहा है साहब, अगले में से a भी कॉमन निकल रहा है, तो बच जाएगा b माइनस a, और अगर हम इसको भी a माइनस बी में बदले तो उसी को बदल देंगे। चलो अगले वाले से निकाल लेते हैं, अगले वाले में बन रहा है b माइनस a और b प्लस a, और अगले वाले में बन रहा है 2b माइनस a बराबर 0। यानी अगर मैं इसको चेंज कर दूं ना, इसमें से क्या करूं, -1 कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा b माइनस a। अब चलते हैं आगे, तो सब में क्या कॉमन दिख रहा है, b माइनस a कॉमन दिख रहा था, जो बच रहा है -1 प्लस ab प्लस 2b प्लस a प्लस 2, यहां से 2 बच जाएगा, हाँ क्या, अरे बोल तो दो, बोलो भाई बोलो। वैसे मैं चाहता तो इसको नहीं सॉल्व कर लेते, पर ठीक है, बराबर 0, 2 में से 1 गए तो +1 हो जाएगा, b माइनस a ab प्लस 2b प्लस 2a प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 0। अब देखो मजे की बात है, यहां से देखोगे ना आप, तो आपको दिखेगा सर 2 फैक्टर हो रहे। तो पहली कंडीशन b माइनस a इज इक्वल टू 0, और दूसरा केस ab प्लस 2b प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना। तो अब आप ध्यान देखोगे तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, a आ गया। तो b इज इक्वल टू a देख करके आप बोलोगे सर आपने fa और fb इक्वल माना था, और यहाँ पर भी a और b आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो रुको, अभी तो ये तो आ रहे हैं इक्वल, ये वाली कंडीशन भी तो बची है ना, इस कंडीशन को भी चेक करना पड़ेगा। अगर इस कंडीशन ने मना कर दिया दोस्त, तो फिर अपन मना कर देंगे, फिर क्या बोलेंगे, ये 1 1 नहीं है। समझ में आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कहाँ करें, यही कर देते, ठीक है ना। वैसे तो क्वेश्चन यहीं से यहाँ आना चाहिए था सीधा, पर ठीक है, इसको हटाते हैं, यहाँ तक का हटा लेते हैं, हो जाएगा इतने में से। कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b की वैल्यू में से इन दोनों में से b कॉमन निकाल लेते हैं, तो बच जाएगा a प्लस 2, और उन दोनों को उधर भेज देते हैं, तो -2a प्लस 1, तो b की वैल्यू कितनी होगी, -2a प्लस 1 अपॉन a प्लस 2। और अगर आप ध्यान से देखो तो फंक्शन जो, अब साफ कर दिया वैसे मैंने फंक्शन, बाकी फंक्शन जो है उसमें डोमेन क्या था, आर रियल नंबर। तो क्या रियल नंबर में ऐसी कोई वैल्यू नहीं जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, हाँ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले बहुत सारे नंबर हैं। a की वैल्यू 0 ले लो,
ए की वैल्यू 0 होगा तो 0 0 1/2, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। तो क्या यहाँ पर ए और बी इक्वल है? नहीं है। आप ए की वैल्यू 1 ले लो, चलो -1 ले लेते हैं। -1 जैसे ही लोगे, जैसे -1 लोगे तो ये 1 हो जाएगा, -1 लोगे तो -2 + 1 -1 + 1, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई +1 हो गई। ए की वैल्यू अगर आपने वैसे -2 नहीं ले सकते बस यहाँ पर, है ना। तो इसके अलावा तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज है जहाँ पर ए और बी इक्वल। यहाँ पर क्या ए और बी इक्वल है क्या? नहीं। क्या यहाँ पर इक्वल है क्या? नहीं। अब ज़्यादा केस क्या बोल रहे हैं? नहीं वाले, मतलब एक कंडीशन है ना नहीं वाली एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये फंक्शन जो होगा क्या होगा 1 1 नहीं होगा। तो क्लियरली f(x) इज नॉट 1 1, f(x) इज मैनी वन फंक्शन। क्लियर हो गई मेरी बात? समझ में आ गया? ठीक है, कॉपी करो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए बच्चों, उसी क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएशन मेथड से सॉल्व करके चेक करते हैं कि क्या ये 1 1 है या नहीं है। 1 1 और नॉट। सबसे पहले तो f(x) को ही थोड़ा सा ढंग की स्थिति में ले आते हैं, क्योंकि पिछली बार भी गलती हो गई थी। तो वो वहां बना था 1 + 3x + 2 अपॉन x² + x + 1, ये बना था, याद है ना आपको। f(x) निकालेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है, इसका d/dx कर देते हैं। कांस्टेंट नंबर बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद नीचे वाले का होल स्क्वायर। ऊपर चलेंगे, ये जिनको डिफरेंशिएशन करना आता है उन्हीं के लिए ना भैया। 3 बाहर जा चुका है, x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका 0 माइनस, और जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता वो ये वाला पार्ट स्किप करके आगे जा सकता है, ठीक है ना। x + 2 और उधर हो जाएगा 2x + 1। मल्टीप्लाई करते हैं, x² + x + 1, यहाँ हो जाएगा 2x², x 4x तो 5x हो जाएगा, 2x ठीक है, 1x 4 5x + 2 1 2, और माइनस का भी अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते लगे हाथ। तो अब जो सॉल्व हो करके आ रहा -x² -4x -1 अपॉन x² + x + 1 का होल स्क्वायर। तो माइनस कॉमन निकल जाएगा, 3x² + 4x + 1 और नीचे x² + x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अब इन दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ पर d क्या है? नेगेटिव है, d नेगेटिव है ना, b² - 4 से -4 1 - 4 -3 आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो x² + x + 1 का जो d आ रहा है, d यानी b² - 4 × 1 × 1 यानी -3, जो कि अपने आप में नेगेटिव, और d नेगेटिव है मतलब वो, और a इसका क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इसके तो कोई फैक्टर होंगे नहीं, तो ऑलवेज पॉजिटिव। नीचे वाला क्या हो गया? ऑलवेज पॉजिटिव। ऊपर वाला चेक कर लेते, ऊपर वाला क्या होने वाला है? ऊपर वाला जो है उसका d निकालते हैं, b² - 4 और b² - 4 आ गया इंटू a इंटू c, तो d कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। और d अगर पॉजिटिव हो गया यानी d की कुछ तो वैल्यू आएगी ना, √12 आएगी। हाँ, मतलब d की वैल्यू 12 आ रही है,
तो वहाँ पर जाओगे तो आप जब हाँ ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है 12, तो 12 आ रही है, मतलब इसका जो है फैक्टर निकलेंगे, इसके फैक्टर आएंगे तो दो फैक्टर आएंगे। अच्छा डी पॉजिटिव भी है और ए भी पॉजिटिव है, पर चूंकि अगर -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो अल्टीमेट हम इसको नेगेटिव मान सकते हैं, माइनस है ना आगे। तो ये तो कंफर्म है कि ये भैया फुल पॉजिटिव। इसका पता नहीं है क्योंकि इसके दो फैक्टर हो, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक की ग्राफ कैसी होती है, क्वाड्रेटिक ग्राफ साफ ऐसी होती है, और ये डी जो है पॉजिटिव का, यही मतलब है कि कट कर रहा है 2 बार, हाँ के ना, समझ में आ गया। अब कट कर रहा है 2 बार, इसका मतलब यहां से यहां जाओगे तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो क्लियर है क्या आपके पास? नहीं है कोई क्लियरेंस, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके बारे में आपको स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी है। तो अब आप कुछ कह सकते हो क्या, भाई नीचे वाला तो पॉजिटिव है उसको तो भूल जाओ, ये डिसीजन फैक्टर कौन है, ये डिसाइड करेगा, और ये पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन क्या हो गया, f(x) क्लियरली f(x) 1 1। इस तरीके से सॉल्व करना था इसको, बस समझ में आ गई, कॉपी करो, आगे चलते हैं।